अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रव आते गए और कारवां बनता गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर और आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप हजरात के लिए जुलाई 2024 CTET यानी उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आपका CTET का एग्ज़ाम जुलाई 2024 में होने वाला है, और उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मैं आप हजरात के लिए ऐसे क्वेश्चन को लाया हूँ जो 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2011 में TT यानी एग्ज़ाम हुआ था, और 2011 के बाद फिर आपका हुआ 2014 में, फिर इसी तरह लगातार हर साल होता रहा। और उन तमाम सालों के अंदर यानी 2024 जनवरी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं आप हजरात के लिए मुनासिब समझा कि क्यों नहीं आप हजरात के लिए ऐसे क्वेश्चन को यकजा करके पढ़ाऊँ, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम CTET का जुलाई में जो 2024 में होने वाला है उसमें आप आसानी से अच्छे नंबरात हासिल करके आप क्या BPSC का एग्ज़ाम में इंटर कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं, जो आपका 30 यानी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है। और इन सीरीज क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको ये एहसास होगा और ये आपको मालूम हो जाएगा कि इंशाअल्लाह ये एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वजह से आप इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए, इसमें पूछा गया है, हिदायत है कि दर्ज झैल सवालों के दिए गए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए, यानी सही जवाब को चुनिए। कह रहे हैं सवाल नंबर 1 में है, एक आमोज़गार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आमोज़गार कहते हैं टीचर को, पढ़ाने वाले को, कि एक पढ़ाने वाले टीचर के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 1 में है, यानी ऑप्शन ए है कि बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला लिखवाना यानी डिक्टेशन लिखवाना। नंबर 2, कार्टूनों और दूसरी बसरी अशिया यानी वह चीज़ जो देखने में आए यानी देखने में जाहिर हो, पता चले, क्या है, बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से उनके इर्द गिर्द बोलने की सरगर्मियाँ करना। नंबर 3 में है, तलबा से चीज़ों के मुताबिक उनके सामने पेश की गई कहानी की हकीकत मालूम करना। नंबर 4 है, रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने और समझाने के लिए कहना। तो आपका जो है आमोज़गारों के लिए, जो टीचर हैं, पढ़ाने वालों के लिए बेहतर तरीका क्या है, यानी उसको किस तरीके से बोलना चाहिए, यानी बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला किस तरह उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसका ऑप्शन ए सही होगा कि बोलने की सरगर्मियाँ के साथ बामकसद इमला लिखवाना, यानी कह रहे हैं कि बोल बोल कर जो इमला लिखवाएंगे बच्चे, क्या है, वह सुनकर एक तो सुनने के लिए होगा आसानी और लिखने में, यानी दो चीज़ उनको आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 2 में है कि 3 ज़ैली महारतों का किसी एक मौजू के ज़रिए जांच करना है। कह रहे हैं कि जो 3 ज़ैली महारत का किसी एक मौजू पर किसी एक टॉपिक के ज़रिए से जांच करना है। कह रहे हैं ऑप्शन ए है, यानी 1 में है लहजा, आवाज़ की खूबी, रफ्तार। नंबर 2 है आवाज़ की खूबी, स्टाइल, बोलने वाले की मौजूदगी। नंबर 3 है बोलने वाले की मौजूदगी, लहजा, हवाला। नंबर 4 है हरकत व सकनात, बोलने वाले की ज़ाहिरी शक्ल। यानी ये कह रहे हैं कि 3
ज़ैली, जो ज़ैल में दिया गया है, महारतों का किसी एक मौजू पर किसी एक टॉपिक के ज़रिए जांच करना है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी नंबर एक। यानी करें लहजा, आवाज़ की खूबी, रफ्तार यानी लहजा, यानी किस लहजे में ये बात कर रहे हैं, किस लहजे में ये पढ़ रहे हैं, आवाज़ की खूबी क्या है, रफ्तार क्या है, तो ये तीन चीज़ इसमें पाई जा रही है। इस वजह से एक ऑप्शन ए आपका यहाँ यानी नंबर एक सही हो जाएगा। नंबर दो में है, तीन में है स्टूडेंट, क्या है, उर्दू ज़बान की महारत, यानी उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफिक हालात वो है जहाँ, यानी नामुवाफिक हालात क्या है, मुवाफिक तो वही है जो मुवाफिक हो यानी आसानी हो, नामुवाफिक जहाँ मुश्किल हो, यानी कह रहे हैं कहाँ है वो कैसा है। नंबर एक में है क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो, यानी क्लास के अंदर उर्दू ज़बान बोलने की क्या है, इजाज़त ना हो, माने हो, ममानियत हो कि कोई क्लास के अंदर उर्दू नहीं बोल सकता है। नंबर दो है घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती है। नंबर तीन है उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना। नंबर चार हिंदी यानी मादरी ज़बान राबते की ज़बान है, तो हिंदी ज़बान मादरी ज़बान राबते की ज़बान है, तो उर्दू ज़बान से इसमें कोई लेन देन नहीं पाया जा रहा। और नंबर तीन में है उर्दू तक तलबा की रसाई का ना होना, यानी आप ऐसी जगह होना स्टूडेंट का जहाँ उनको क्या उर्दू ज़बान की यानी उर्दू तक उनकी रसाई नहीं हो, पहुँच ना हो, तो यही उनके लिए क्या है, नामुवाफिक हालात है, यानी इन हालात में वह उर्दू नहीं सीख सकता है, महारत उर्दू पे हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि बच्चा क्या है, पहले सुनता है, फिर क्या है, बोलता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है, तो इस वजह से जहाँ उनको इस ज़बान से कहीं मुलाकात ही नहीं हो, वहाँ तक उनका पहुँच ही नहीं हो, तो उनके लिए क्या महारत हासिल करने का ये नामुवाफिक हालात होगा, यानी ऑप्शन तीन यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं, सवाल नंबर तीन में है कि इदराकी अंदाज किससे बनता है। इदराक मैंने जांच, पहचान, पहुँच, कारण कि नंबर एक है तौज़ीही लफ्ज़ी, नंबर दो है बराह रास्त बिलवास्ता, नंबर तीन है जायज़े पर मबनी, जायज़े पर आज़ादी, नंबर चार है मुकाबला जाती मुआविन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ ऑप्शन थ्री आपका सही हो जाएगा। जब बच्चे को स्टूडेंट को बार बार क्या जायज़ा लेंगे पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद भी लेंगे, तो क्या होगा, जायज़े पर मबनी से क्या उसके आपका इदराक यानी इदराक का अंदाज जो है, जांच करने का अंदाज क्या है, जायज़े पर है कि आप बच्चे को कैसे जांच करेंगे, कैसे पता चलेगा, कैसे पहचान करेंगे कि बच्चा कहाँ तक पहुँचा है, इसके अंदर क्या सलाहियत हुई है। तो जब तक आप जायज़े नहीं लेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, यानी आपका इदराक के अंदाज किससे बनता है, जायज़े से ही बनता है, नहीं जायज़े पर ही मबनी होता है। जब तक आप जायज़ा नहीं लेंगे तब तक आपके इदराक नहीं हो पाएगा, यानी पहचान नहीं कर पाएंगे। नंबर चार में है पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है, ए में है मानियती निसाब कौमी अमली निसाब की तरह होता है। नंबर दो है एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें। बाहमी ताउन यानी आपसी ताउन, यानी आपसी क्या है, आपसी मदद के ज़रिए से बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात ज़ाहिर हों। यानी जब बच्चा इंटरेक्ट करके आपस में एक दूसरे से सीखते हैं तो उसको क्या आसान होता है मसाइल को, चाहे कितने बड़े बड़े मसाइल हो। नंबर तीन में एक थ्योरी, एक इस्तिलाह, ज़बान सीखने का नज़रिया। नंबर चार है महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना। क्या है ये आपका कह रहे हैं कि पूछताछ पर मबनी आमोजिश, आमोजिश का मतलब है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ दो सही हो जाएगा। यानी कह रहे हैं एक हिदायती हिकमत अमली, यानी हिकमत अमली की जो हिदायत है जिसमें तलबा बाहमी ताउन से, बाहमी क्या आपस में इंटरेक्ट करके आपस में पूछताछ करके जो मसाइल को हल करते हैं वो क्या बाहमी यानी आपस में इंटरेक्ट करके बच्चा जल्दी सीख जाता है। इस वजह से ऑप्शन दो आपका यहाँ सही हो जाएगा। सवाल नंबर पाँच में है ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। नंबर एक है क्लास में तफहीम की जांच से पहले का वक्त। नंबर दो किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक्त। नंबर तीन है एक ख़ास वक्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। नंबर चार है जिस वक्त ज़बान किसी दूसरे दूर के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है। तो आपका यहाँ
एक नंबर सही होगा। यानी यह होगा कि जबान की आमोजिश के दौरान एक नाजुक वक्त होता है। क्या वक्त होता है? क्लास में तफहीम की जांच से पहले का वक्त है। क्या है? ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि क्लास में तफहीम की जांच, यानी जब क्लास में समझ फहम की जांच से पहले का वक्त जो होता है वही क्या है? आपका आमोजिश के दौरान का एक नाजुक वक्त होता है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 6 में है, एक खुलासा लिखने के लिए दो महारतें ज़रूरी हैं, वो हैं कौन है? नंबर 1 है मतन को अपने अल्फाज में दोबारा लिखना, ना मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल। नंबर 2 है मतन के बड़े और छोटे निकात की शनाख्त करना, यानी पहचान करना और मरकज़ी ख्याल को समझना। नंबर 3 है हर्फ रब्त इस्तेमाल करना, सही इबारत लिखना। नंबर 4 है अल्फाज के बजाय इस्तिलाहात का इस्तेमाल करना। तो आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा 2। यानी ये होगा कि मतन के बड़े और छोटे निकात की शनाख्त करना। मतन के बड़े और छोटे निकात यानी क्या नुक्ते हैं वो आपको पहचानना और मरकज़ी ख्याल को समझना, यानी कि इस क्या मतन से क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझना, अपने ख्याल में समझना। यानी ऑप्शन 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 7 में है, जब एक तालिब इल्म को ज़माना की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो तो उसका तदारुक कैसे करेंगे? तो ऑप्शन ए है तलबा खुद जुमले बनाए और टीचर उनकी इस सरगर्मी में मदद करे। नंबर 2 है तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों के साख्त की बुनियाद पर मश्क करवाना। नंबर 3 है असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना। नंबर 4 है मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौक़े फराहम करना। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी यानी क्या है 3 सही होगा। कि ये कह रहे हैं कि जब एक तालिब इल्म को ज़माना की किस्मों को समझने में दुश्वारी होती हो, मुश्किल होता हो, तो उसका तदारुक यानी उसका पहचान यानी उसका रिसा तक पहुँचने के लिए कैसे वक्त को आपको समझना होगा, किस तरीके से आप उसको पहचान करेंगे। तो उसको क्या करना है, असल ज़िंदगी यानी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों से, यानी वो असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना, यानी उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके ऊपर वह मश्क करेगा तो वो जल्दी क्या है सीख सकेगा, यानी आसानी होगी। तो आगे है सवाल नंबर 8 में है, मुसलसल और जामे तयीन कदर यानी CCE के तारुफ से। ऑप्शन ए है तलबा मुख्तलिफ सरगर्मियों से लुत्फ़ अंदोज हो सकते हैं। नंबर 2 है ज़्यादा तालीमी दबाव डाला जा सकता है। नंबर 3 है असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना। नंबर 4 है मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौक़े फ़राहम करना। तो आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा 3 यानी 3, यानी करें मुसलसल और जामे तायीन कदर यानी CCE के तारुफ से असल ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना, यानी उसकी ज़िंदगी के अंदर जो मुख्तलिफ हालात पेश आते हैं उनसे इंटरेक्ट करके जो भी मश्क करेगा, जो भी सीखेगा, वो जल्दी बच्चा सीख जाएगा। यानी ऑप्शन 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 9 में है, तख्लीकी मुताला मिसालें हैं। ऑप्शन ए है यानी 1 है मौजू से मुतालिक इंटरनेट से मालूमात हासिल करने की कोशिश करना। नंबर 2 में है मुख्तलिफ नज़रियात से ड्रामाई किरदार निभाना और दोबारा लिखना। नंबर 3 है माना जानने के लिए मुताला करना। नंबर 4 है मौजू पर ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए लाइब्रेरी में हवाले किए काम करना। यानी ये कह रहे हैं कि तख्लीकी मुताला मिसालें हैं, कौन सी मिसालें हैं? इनमें से आपका असल होगा कि मुख्तलिफ नज़रियात से ड्रामाई किरदार निभाना और दोबारा लिखना, यानी आप खेल कूद के ज़रिए से जितना आसानी से बच्चा सीख लेंगे, यानी ड्रामा करके यानी मुख्तलिफ नज़रियात से ड्रामाई किरदार को निभाएंगे तो उसके अंदर क्या है वो चीज़ करके कर सीखेंगे। यानी क्या है जो बच्चा करके खुद से सीखता है तो उसमें क्या है जल्दी
समझ में आ जाता है, यानी जल्दी सीख लेता है। तो ये मिसाल आपका ऑप्शन 2 यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 10 में है सरसरी नज़र डालना क्या है। नंबर 1 है गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ते हुए ख़ास चीज़ या चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए मतन पर तेज़ी से नज़र डालना। नंबर 2 है मतन का मुताला करके इसमें से सही मालूमात लिखना। नंबर 3 है पढ़ते वक्त नज़रियात या मालूमात को सही नुक्ते नज़र से देखना। नंबर 4 है आम मवाद नज़रियात या खुलासा असल मतलब जानने के लिए जल्दी जल्दी मतन क्या है देखना। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा 4, यानी ये होगा कि सरसरी नज़र डालना क्या होता है कि आम मवाद नज़रियात या खुलासा असल मतलब जानने के लिए जल्दी जल्दी मतन देखना। सरसरी उसी को बोलते हैं कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, एग्ज़ाम सेंटर में हैं, आप एग्ज़ाम देना है और आपके हाथ में क्या है पेपर है और आप कोई कह दिया नहीं यही आएगा तो देख लिया जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी आदमी क्या सरसरी तौर पर हाँ ये आएगा, तो यानी गहरी मुताला नहीं करता, यानी सरसरी नज़र डालना सरसरी तौर पर देख लेता है। तो इस वजह से ऑप्शन 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 11 में है मतनी पेवस्तगी जाहिर करती है। ऑप्शन ए है किसी पैराग्राफ में दलील के साथ मालूमात पेश करना। नंबर 2 है एक मुसलसल लंबे मतन में मुख्तलिफ मालूमात को लिखना। नंबर 3 है पैराग्राफ के जुमलों में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए ज़मीर हर्फ रब्त या मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना। नंबर 4 है कहानी के वाक़यात बयान करने के लिए पैराग्राफों को तरतीब देना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा 3, यानी 3। कह रहे मतनी पेवस्तगी जाहिर करती है। कैसे जाहिर करती है, क्या जाहिर करती है, तो कह रहे हैं पैराग्राफ के जुमलों में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए ज़मीर हर्फ रब्त या मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना क्या मतनी पेवस्तगी जाहिर करती है। इस वजह से ऑप्शन 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन रट लीजिए, इंशाअल्लाह यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। सवाल नंबर 11 में है मुस्तनद समाअत ध्यान देना हवाला है। ऑप्शन ए है जब तक अपनी बात ख़त्म नहीं करता उस वक्त तक उसको सुनना ज़रूरी है। नंबर 2 है कही हुई बातों या रिकॉर्ड की गई बातों किसी बहस या मुरासिला पर तवज्जह देना। नंबर 3 है एक टीचर की तकरीर जो आधी लिखी हुई और आधी सुनाई गई बात को सुनना, किसी बहस या तकरीर की तरफ तवज्जह मरकूज करना। नंबर 4 है किसी अमल के लिए ज़रूरी है कि अहम बात को गौर से सुनना। तो आपका यहाँ सही ऑप्शन होगा 2, यानी यह कह रहे हैं मुस्तनद समाअत। समाअत के माना होता है सुनने के, मुस्तनद यानी सनद वाला हवाला वाला, यानी ध्यान देना हवाला है। कर कही हुई बातों या रिकॉर्ड की गई बातों किसी बहस या मुरासला पर तवज्जो देना, ये क्या है मुस्तनद समाअत ध्यान देना हवाला है। यानी कही हुई बातों या रिकॉर्ड की गई बातों क्या है किसी बहस या मुरासला पर तवज्जो देने को कहते हैं, यानी ऑप्शन 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 13 में है तसनीफ़ को तकरीर से कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ करती हैं। अव्वल डैश ऑप्शन ए है ज़्यादा तेज़ रफ्तार सरगर्मियाँ। ऑप्शन 2 है बहुत ज़्यादा ग्रामर का इस्तेमाल ना होना। नंबर 3 है उमूमन वज़ाहती इख्तिताम। नंबर 4 है अल्फाज की भरमार या तकरार की कमी। तो आपका स्टूडेंट सही ऑप्शन होगा ए, यानी तसनीफ़ को तकरीर से क्या ज़्यादा तेज़ रफ्तार सरगर्मियाँ मुख्तलिफ करती हैं अव्वल में, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है उर्दू ज़बान की क्लास में तबादला ख़याल कराना। ऑप्शन ए है सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीक़ा इख्तियार करना। नंबर 2 है किसी के रिज़ल्ट के बारे में मालूमात बयान करना या लिखना। नंबर 3 है
एक मुकालमा जो रस्मी तकरीर और ख़ुद कलामी के मुतज़ाद होता है। नंबर 4 है ज़बान का बरजस्ता इस्तेमाल करना। तो आपका स्टूडेंट सही ऑप्शन होगा 4। यानी ये कह रहे हैं कि उर्दू ज़बान की क्लास में, यानी जिस क्लास के अंदर उर्दू ज़बान पढ़ाई जाती है, कह रहे हैं उस क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है ज़बान का बरजस्ता इस्तेमाल करना। यानी उस ज़बान में, यानी उस क्लास में, जिस क्लास में उर्दू की पढ़ाई होती है, उस क्लास में उर्दू ही ज़बान पर बोलने की क्या है, बरजस्ता ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये आपका सही होगा। यानी ऑप्शन 4 आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर कितना है, 13 में है हिदायत दिए गए शेरी इक़्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, चुनिए। स्टूडेंट इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि पैसेज के ही अंदर आपका क्या क्वेश्चन का आंसर रहता है, लेकिन बच्चा जल्दीबाजी में समझता नहीं है, जो चाहता है लिख कर, जो चाहता है भर कर आ जाता है, उसको बहुत ही अफसोस होता है। स्टूडेंट इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको आराम से पैसेज को पढ़ना है, फिर उसी पैसेज से ही आपका आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा, आपको आसानी से लिखना है। जैसे दिया है, जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं, फूलों का हर सिमत महकना, कलियों का हर रोज़ चटकना, बागों में बुलबुल का चहकना, मेवों का शाखों से लटकना। जैसा देश है अफसर ऐसा, जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं, कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो इनका उठलाकर चलना, दो बहनें गंगा जमुना, दुनिया में नहीं सानी उनका, जैसा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं, बागों में बुलबुल का क्या काम है। देखिए ऑप्शन ए है, नंबर 1 है चहकना, और नंबर 2 है खेलना, नंबर 3 है हंसना, नंबर 4 है महकना। देखिए आप यहाँ आप पढ़े होंगे कि बागों में बुलबुल का क्या है, यहाँ बागों में बुलबुल का चहकना, तो बागों में क्या बुलबुल का चहकना, यहाँ आंसर आपका मिल गया। तो यहाँ डायरेक्ट आपको मार देना है ऑप्शन ए में कि बागों में बुलबुल का क्या काम है, चहकना है, यानी वो चहकता है। फिर आगे है हर सिमत का मतलब, हर सिमत का मतलब एक तरफ, हर तरफ और दूसरी तरफ, इनमें कोई नहीं। तो आप यहाँ जहाँ आप पढ़े थे कि बागों में क्या, आप वहाँ उसके नीचे देखिए दिया होगा, हर सिमत महकना, कलियों का चटकना, बागों में बुलबुल का चहकना, महवों का। तो यहाँ हर सिमत से मुराद है यानी हर तरफ, सिमत माने तरफ, यानी होगा ऑप्शन बी आपके यहाँ, यानी 2 सही हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट, शायर ने गंगा जमुना को क्या कहा है। गंगा जमुना को यहाँ देखिए, 2 बहनें हैं गंगा जमुना, है ना, 2 बहनें हैं गंगा जमुना। तो यहाँ मिल गया, आपको डायरेक्ट यहाँ कह रहे हैं भर देना कि शायर ने गंगा जमुना को क्या कहा है। तो क्या है, नंबर 3 सही होगा कि 2 बहनें कहा है, यानी ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। आगे शेर मुकम्मल कीजिए, फूलों का हर सिमत महकना, मेवों का शाखों से लटकना, हाँ वो इनका उठलाकर चलना, बागों में बुलबुल का चहकना, कलियों का हर रोज़ चटकना, है ना। इससे करें शेर को मुकम्मल कीजिए, क्या होगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि क्या है, शेर मुकम्मल होगा कलियों का हर रोज़, फूलों का हर सिमत महकना, कलियों का हर रोज़ चटकना। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, शायर का देश कैसा है, करें सबसे अच्छा है, सबसे छोटा है, सबसे कमज़ोर है, सबसे अहम है। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ राइट हो जाएगा कि शायर का देश जो है सबसे अच्छा है। आगे दूसरा में कह रहे हैं कि मिसरे लगाकर बंद मुकम्मल कीजिए, वह इनका इठलाकर चलना, दुनिया में नहीं सानी उनका, क्या है, कौन है। नंबर 1 है मेवों का शाखों से लटकना, कलियों के हर रोज़ चटकना, फूलों का हर सिमत महकना, कलियों का हर रोज़ चटकना, कैसे अच्छे अच्छे दरिया, 2 बहनें हैं गंगा जमुना। कह रहे हैं कि इनका क्या मिसरे लगाकर बंद मुकम्मल कीजिए, यानी शेर को मुकम्मल कीजिए। आपका यहाँ ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्या है, कैसे कैसे अच्छे दरिया, 2 बहनें हैं गंगा जमुना, है ना, ये ऑप्शन 3 आपके यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, हिदायत दर्ज इक़्तिबास का मुताला कीजिए और इससे मुतालिक सवालों के लिए मुतबादिल का इंतखाब कीजिए।
कह रहे कि मेघालय की राजधानी शिलांग है, शिलांग यहाँ के देवताओं का नाम है। इत्मीनान से पढ़िएगा, शिलांग यहाँ के देवताओं का नाम है। इस नाम पर इस शहर का नाम शिलांग रखा गया है। शिलांग देवताओं का नाच और गाने का बहुत शौक था। यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे आज भी रक्स सुरूर के दिलदादा हैं। यानी क्या है, रक्स रकम में डांस ना, क्या डांस करने की क्या रक्सो सुरूर के दिलदादा हैं, यानी चाहने वाले हैं। शिलांग को पहाड़ों की मलका भी कहा जाता है। ये शहर कदीम और जदीद का संगम है। यहाँ बड़ी इमारतों के साथ फूस की झोपड़ियाँ भी जा बजा नजर आती है, जगह जगह नजर आती है। अंग्रेजी लिबास के साथ आबादी वासियों की रंगीन और ढीली ढाली पोशाकें भी देखी जा सकती है। क्रिकेट, पोलो और गोल्फ यहाँ के पसंदीदा खेल हैं। हफ्ता के दिन यहाँ घोड़ों की रेस होती है। यहाँ का बोटेनिकल पार्क बहुत मशहूर है, जिसमें दुनिया भर के तकरीबन सभी किस्म के पौधे लगाए गए हैं। इसी के करीब वार्डलिक नाम की एक झील है जो घोड़े की नाल से मुशाबे है। तो आपने पढ़ लिया। तो यहाँ के अदबी वासी खासी और गारू कबीले के हैं। ये लोग नस्लन मंगोल हैं। गोल चेहरा, चिपटा सर, चौड़ी पेशानी, चेहरे की हड्डियां उभरी हुई, चौड़ी नाक, आंखें छोटी और रंग पीला होता है। मर्दों के चेहरे पर बाल बराए नाम होते हैं। आबादी का ज़्यादा हिस्सा ईसाई मजहब का पैरों हैं, यानी मानने वाले हैं, जो अपने कदीम रस्म व रिवाज और तौर तरीक़े अपनाए हुए हैं। यहाँ औरत को एक ख़ास मकाम हादसा है, यानी एक ख़ास मकाम हासिल है। विरासत की हकदार सिर्फ औरत ही है। वह घर की मालिक भी होती है। ख़ानदान इसी के नाम से चलता है। मर्द उसका मददगार या सलाहकार होता है। औरत के मरने के बाद जायदाद लड़कियों में सबसे छोटी लड़की को दी जाती है। बाज़ारों में खरीदो फरोख्त। तो स्टूडेंट, ये आपको यहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पूछना है कि यहाँ के लोग किस मज़हब के पैरोकार हैं। तो आप यहाँ पढ़े थे कि यहाँ के लोग क्या हैं, सब ईसाई मज़हब के क्या है, वो क्या ज़्यादातर ईसाई मज़हब के यहाँ है क्या है, पैरों हैं, यानी पैरोकार क्या है, ईसाई मज़हब के पैरवी करने वाले हैं। तो आपका सीधा ऑप्शन भर देना क्या है कि यहाँ के लोग क्या है, किस मज़हब के पैरोकार हैं, ज़्यादातर ईसाई मज़हब के। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। करे शिलांग शहर का नाम रखा गया, क्या रखा गया कि यहाँ की इमारतों की वजह से, यहाँ की आबो हवा की वजह से, यहाँ की देवताओं के नाम पर। तो ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा। क्या होगा कि देवताओं के नाम की वजह से यहाँ क्या यहाँ का शहर रखा गया है। जैसे आपने यहाँ पढ़े थे शुरू में कि क्या है, शिलांग देवताओं के नाच और क्या, मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग यहाँ के देवताओं का नाम है, इसी के नाम पर इस शहर का नाम शिलांग रखा गया। तो यहाँ आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी को यहाँ आपको भर देना है ना। आगे शिलांग शहर का नाम रखा गया है यहाँ के देवताओं के नाम पर। आगे है यहाँ के पसंदीदा खेल क्या है। कह रहे हैं यहाँ के पसंदीदा खेल, आप पढ़े थे कि यहाँ के पसंदीदा खेल कौन है, क्रिकेट, पोलो और गोल्फ। जैसे यहाँ आप देखिए दिया हुआ है, पैसेज में दिया हुआ है, यहाँ है, यहाँ का क्या क्रिकेट, पोलो और गोल्फ है, यहाँ पसंदीदा खेल है ना। आगे है स्टूडेंट, यहाँ का पसंदीदा खेल तो हो गया क्रिकेट, पोलो और गोल्फ है, यानी ऑप्शन डी 2 सही हो जाएगा। आगे वार्डलिक नाम की झील किससे मुशाबे हैं, तलवार से, बंदूक की नाली से, खंजर से, घोड़े की नाल से। तो यहाँ आपका ऑप्शन 4 सही होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, करें कि इसी के करीब वार्डलिक नाम की एक झील है जो घोड़े के नाल से मुशाबे है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्या होगा, 4 सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है, यहाँ विरासत का हक किसको है, यहाँ विरासत का हक किसको है, औरत को। आप पैसेज में पढ़े थे है ना। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। करें जायदाद औरत के मरने के बाद लड़कियों में से किस लड़की को दी जाती है, तो लड़कियों में से सबसे छोटी लड़की को दी जाती है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा।
कह रहे कि बाजारों में औरतों का क्या काम करती हैं? खरीदो फरोख्त का काम, नंबर 2 कारखानों में काम, नंबर 3 बर्तन बनाने का काम, नंबर 4 दुकान साफ करने का काम। तो आप स्टूडेंट आपका यहाँ ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। क्या होगा कि बाजारों में औरतें क्या काम करती हैं? खरीदो फरोख्त की काम करती हैं। इन्हें क्या है? खरीदो फरोख्त, बेचने की और खरीदने की काम करती हैं। ऑप्शन क्या है? 19 में है शादी के बाद क्या है? शादी के बाद शौहर कहाँ रहता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा शादी के बाद शौहर क्या बीवी के घर पर रहता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आगे है कि यहाँ पर कौन सी कहावत आम है? नंबर 1 है कौम औरत से ही पैदा हुई है, नंबर 2 है औरत एक नस्ल की तरबियत करती है, नंबर 3 है विरासत के हकदार सिर्फ औरत है, नंबर 4 है औरत लायक एहतराम है। यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, यानी कौम औरत से ही पैदा हुई है। किससे? औरत से ही पैदा हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास की वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर कोई नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टूडेंट आज ये मेरा पहला वीडियो है, इंशाअल्लाह आज से मैं पे दर पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे साथ देंगे तो मेरे हौसला अफजाई होगी। इंशाअल्लाह मैं हिम्मत के साथ काम करूँगा, हिम्मत के साथ पढ़ाऊँगा। आपके मुझे दुआ चाहिए, बस आप यही हमारे लिए काफ़ी है। मेरा पढ़ाने का मकसद फी सबीलिल्लाह है। आप मेरे लिए दुआ करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपकी दुआओं की बरकत आपको पढ़ाता रहूँगा। यहीं तक रहा स्टूडेंट आज का ये मेरा क्लास। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।